अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्लास में बेसिकली जब हमने क्लास को वाइंड अप किया तो हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट क्लास में कवर की। मैं ज़रा पहले उस इम्पॉर्टेंट बात पे छोटा सा एक डिस्कशन कर लूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ सर। गौर से देखिएगा, जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूँ वो बहुत इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। हमने अब तक रीवैल्यूएशन मेथड लूज टूल्स के ऊपर कोई बात नहीं की हुई, राइट? ये सही है। हमने दो दो बातों को स्प्लिट किया हुआ है। वो क्या? हमने सर एक बात की हुई है, एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा मेथड है सर मेरे पास, मैंने कहा एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा मेथड है सर मेरे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, राइट? लास्ट क्लास तक हमने ये डिसाइड किया हुआ, गौर से सुनो, लास्ट क्लास तक हमने ये डिसाइड किया हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड का अगर ईयरली आ गया, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में ईयरली आया तो आपको DART बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ये हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया है। लेकिन अगर SLM का स्ट्रेट लाइन मेथड का आपके पास मंथली पॉलिसी आएगी तो आप लाजमी क्या बनाएंगे? डिस्पोजल, रिमेनिंग एसेट्स, एडिशन एंड टोटल। ये यहां पे लाजमी बनेगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी आप आ जाएं सर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर भी आपके पास अगर ईयरली पॉलिसी होगी, ईयरली की पॉलिसी होगी तो आप सर DART नहीं बनाएंगे। लेकिन दोनों में एक फर्क भी मैंने आपको बताया था। और आपकी मंथली पॉलिसी होगी तो आप हमेशा DART पे काम करेंगे। मैं दूसरे अंदाज से भी इसे लिख सकता था, लेकिन मैं आपको बस सीधे सीधे तरीके से लिख के ये यूं समझा रहा हूं कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करूंगा, आप इसमें डार्ट बनाएंगे, सही है? लेकिन ये कब होगा? हमेशा नहीं होगा। ये हमेशा आप ये रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं। हाँ, जब नहीं, ये पूरी कहानी जब की है जब मिड ऑफ द ईयर का सिस्टम है। अगर मिड ऑफ द ईयर्स में से कहीं से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको मिली है तो आप ये सब सोच रहे हैं, वरना अदरवाइज तो हमें पूरा स्केड्यूल बनाना है। वो तो बेसिक बात है। पूरा स्केड्यूल कब बनाना है? जब इंफॉर्मेशन शुरू से गिवन है, उसमें तो कोई और बात ही नहीं कर रहे। दूसरी बात समझ आई? इंफॉर्मेशन शुरू से गिवन है, उसके अंदर इन दो में स्प्लिट नहीं है, वो तो स्केड्यूल बनाना ही बनाना है। लेकिन फातिमा, अगर इंफॉर्मेशन कहीं इन द मिड ऑफ द ईयर से गिवन है तो आपको फिर ये सब काम करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई है? जोहेर, बात क्लियर है? थम्स अप। सही हो गया। अब सुने, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखने जा रहा हूं। अब आप ये समझ लो, आपने डेप्रीसिएशन का एडवांस लेवल का एक इंट्रोडक्शन सुन लिया है। ओ लेवल्स की तरह नहीं है ना हुसैन, ओ लेवल्स में इस तरह नहीं था। हमने अब डेप्रीसिएशन का एक एडवांस लेवल का एक किस्सा जो है ना वो अपने पास क्या कर लिया सर, वो सुन लिया, राइट? अब हम आगे इसकी काम को कंटिन्यू देखिए कैसे करेंगे। डन? यहां तक बात समझ? लिख रहे हैं, लिखें लिखें। तो डार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो फिर हम कैसे फर्क करें? और जब हम स्केड्यूल भी नहीं बना रही वो जल्दी। याद है? तो मैं लास्ट क्लास यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बैलेंस CD एट कॉस्ट के ऊपर अगर मैं रेट अप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? इनकम स्टेटमेंट। हो गया काम खत्म। आ गई ना बात समझ में? लेकिन ये कब? एट कॉस्ट पे। तो ये कौन सा मेथड हो गया? स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो कौन से बैलेंस के ऊपर? बैलेंस CD एट क्या? एट नेट बुक वैल्यू के ऊपर आप क्या अप्लाई कर देंगे सर? रेट। तो आपको उससे क्या मिल जाएगा? उससे आपको मिल जाएगा ये। आ गई बात समझ में? बस ये दो बातें आपके जहन में होनी चाहिए। क्यों मैं खजर ऐसी बात बोल रहा हूँ? मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रीसेंट पास्ट ईयर्स में सिर्फ फातिमा 15 मिनट का है। आधे आधे घंटे का क्वेश्चन नहीं आया है। 15 मिनट में आपको इसके टिप्स पता होने चाहिए, शॉर्टकट्स, कि आप इसे जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ये इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 15 मार्क्स में से 5 मार्क्स की सारी कैलकुलेशन के लिए इतना कर रहे हैं मेहनत। लेकिन शॉर्टकट पता होना चाहिए, क्या गिवन है, हमें क्या करना है। दोबारा बोलो, स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है फातिमा, और ईयरली पॉलिसी है, तब ये अप्लाई करेंगे। इधर देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ईयरली पॉलिसी है, तब ये अप्लाई करेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो इसका मतलब है ये जो मैंने पूरा टेबल बनाया है ये किसके लिए बनाया है? ये जब होगा जब आप क्या, कौन सी पॉलिसी पे काम कर रहे होंगे? ईयरली पे। बात समझ में आई? ईयरली होगा तो आप ये अप्लाई करेंगे, ईयरली नहीं होगा, मंथ बाय मंथ होगा, तो ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आई? फिर उसके लिए डार्ट करना फिर पड़ेगा। आपको डार्ट बनाना है, फिर आपको डिस्पोजल, एडिशन और रिमेनिंग एसेट्स को अलग अलग कैलकुलेट करना है। मेरी बात समझ में आ गई खजर? खजर फिर से बोल रहा हूँ,
स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे होगा, ईयरली या मंथली। रिड्यूसिंग बैलेंस कैसे होगा, ईयरली या मंथली। अभी सिर्फ ईयरली की बात कर रहा हूँ, ईयरली हो स्ट्रेट लाइन, ईयरली हो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट के अकाउंट पे डायरेक्ट अप्लाई कर दो रेट, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो नेट बुक वैल्यू के अकाउंट पे डायरेक्ट अप्लाई कर दो। बात समझ में आएगी, बस ये बात है। मैं आपको डायरेक्ट लेके जा रहा हूं क्वेश्चन 5 में, डायरेक्ट लेके जा रहा हूं ईयरली मेथड के डायरेक्ट किस में लेके जा रहा हूं सर, आरबीएम में। स्ट्रेट लाइन तो बहुत आसान है, सीधा सीधा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन लिखा हुआ है। एस लिमिटेड इज इन बिजनेस ऑफ स्टैम्पिंग आउट स्टील प्लेट्स टू वेरियस शेप्स एंड साइजेस। यहां तक लिखा हुआ है, टू कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन। अब बिल्कुल भी एस का क्वेश्चन बेसिक दूं आपको मैं, ये बेसिक है ए लेवल्स, बिलीव मी, ये ए लेवल्स का बेसिक क्वेश्चन है। वो जो पिछले जितने क्वेश्चन किए आपने इंट्रोडक्शन टू एडवांस थे, वो वापस चले जाएं, समझ लें आप अब क्वेश्चन नंबर 1 पर है इस वक्त। ए लेवल्स यहां से स्टार्ट हो रहा है। उसने आपसे कहा जनवरी 1 1995 को कंपनी का मशीन का रजिस्टर कंटेन कर रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में मशीन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये उनका सीरियल नंबर है जो मशीनरी मौजूद है। सर जवाब दें, मशीनरी के साथ उसकी कॉस्ट प्राइस के साथ सामने पीएफडी गिवन है या नेट बुक वैल्यू गिवन है? नेट बुक वैल्यू गिवन है ना? पीएफडी निकाल सकता हूँ? हाँ, पीएफडी कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मैं कॉस्ट में से क्या माइनस कर दूं, कॉस्ट में से नेट बुक वैल्यू को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा सर मेरे पास, पीएफडी। ये मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा अब सुने, क्या इंफॉर्मेशन ये बता रही है कि ये वाला एसेट 11 वाला एसेट उस डेट को खरीदा है, 12 वाला उस डेट को खरीदा है? नहीं बता रही ना, तो इन्फॉर्मेशन मिडिल ऑफ द ईयर से शुरू की, आपको डेट्स नहीं गिवन। एसेट आपने कब खरीदा? जवाब दें। अगर ईयरली पॉलिसी होगी तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, अगर मंथली पॉलिसी होगी तो डार्ट बनाऊंगा। मेरी बात समझ आ गई ना? अब ये मिडिल ऑफ द ईयर से सब कुछ शुरू हो रहा है। ये नहीं बताया उसने कि सीरियल नंबर 11 वाली मशीनरी आपने 12 वाली, 13 वाली, 14 वाली कब खरीदी थी। मिडिल ऑफ द इंफॉर्मेशन हो गया ये। All the machines are depreciated over 5 years using straight line method. सर ये तो आसान है, straight line method पे आ गई बात। A full year depreciation is charged on all the machinery owed stampers at the end of the financial year. None is charged at the end of the year in which they are sold. कौन सी पॉलिसी है? ईयरली, मंथली पॉलिसी नहीं, ईयरली पॉलिसी है ना। अभी आपको मैंने बोला ईयरली पॉलिसी के लिए डीएआरटी बनाने की जरूरत नहीं होती, मैं भी नहीं बनाऊंगा। आगे लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू इज अज्यूम्ड टू बी 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी। तो इसका मतलब है आप किसी भी एसेट की कॉस्ट का 10% अलग कर देंगे और फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बात समझ आई? ये भी बहुत आसान है, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर लेकिन एक काम हुआ इस साल, मार्च 1 1995 को मशीनरी नंबर 16 वाज परचेज्ड फ्रॉम एफएनको एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 11,800। 11,800 की नई चीज कोई खरीदी गई है। कौन सी मशीनरी खरीदी गई है? 16। और पुरानी एक मशीन को आपने 4,000 का दे दिया है और उस मशीन का नंबर क्या है? 11। सर जवाब दें, जिस मशीन का नंबर 11 है उस मशीनरी की इस वक्त नेट बुक वैल्यू कितनी है सर? 5520। 5520 वाली चीज मैंने 4,000 की दे दी। जवाब दें, मुझे फायदा हो गया या नुकसान हो गया? लॉस हो गया। ये तो मुझे डायरेक्ट समझ में आ रही है बात। मेरी बात समझ में आई? सर हम तो पहले उसका पीएफडी निकालते थे, फिर नेट बुक वैल्यू निकालते थे। उसने आपको आसान कर दिया काम। उसने आपको क्या आसान कर दिया? हमने डायरेक्ट कैसे निकाल लिया? स्टेप 2 का फॉर्मूला याद है आपको? सेल्स प्रोसीड माइनस नेट बुक वैल्यू इक्वल्स टू प्रॉफिट या लॉस। याद आया? नेट बुक वैल्यू कितनी है सर? नेट बुक वैल्यू है 5520 माइनस सर सेल प्रोसीड कितनी है? सेल प्रोसीड है सर इसकी 4,000। तो जवाब दीजिए सर, मुझे नुकसान हो गया ना इसके अंदर? नुकसान कितने का हो गया? 1520 का मुझे क्या हो गया सर? लॉस। ये तो मैंने डायरेक्ट ही निकाल लिया। अब जरा मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये जो मेरा करंट ईयर है 95 के मुझे ब्रॉड डाउन चाहिए। ब्रॉड डाउन तो चाहिए ना सर? क्यों चाहिए? एक टी अकाउंट में 4 चीजें होंगी, ब्रॉड डाउन, एडिशन, डिस्पोजल, सीडी। पीएफडी में क्या होगा? ब्रॉड डाउन, इनकम स्टेटमेंट, डिस्पोजल और सीडी है, वहां भी 4 होंगे। मुझे हर अकाउंट का क्या चाहिए? ब्रॉड डाउन। मैं इस इंफॉर्मेशन से ब्रॉड डाउन निकाल लूंगा। पहला ब्रॉड डाउन बताऊं आपको कहां है? सर कॉस्ट के अकाउंट का ब्रॉड डाउन तो ये गिवन है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो जितनी भी माजी में मैंने, जितने भी पास्ट में मैंने नॉन करंट एसेट्स खरीदे उनका टोटल आ जाएगा। तो मशीनरी का जरा टोटल निकालिए, देखिए क्या बन रहा है। 66,500। सर इसका टोटल बन रहा है आपके पास 66,500। ये मेरे पास सर इसका टोटल आ गया। अब मेरा एक छोटा सा सवाल सुने सर, अगर ये सारे एसेट्स की कॉस्ट है, ये सारी मशीनरी की कॉस्ट है, तो सबकी नेट बुक वैल्यू भी निकाल सकता हूं मैं। सर सबकी नेट बुक वैल्यू का भी टोटल निकाल दीजिए। इसका ब्रॉड डाउन आ गया, निकाल लें सर। क्या बन रहा है सर? इसका आंसर बन रहा है 42,650। ये भी आ गया। सर अब मेरा सवाल ये है, अगर मैंने कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू दोनों निकाल लिया, ऊपर लिखता हूं सर, कॉस्ट 66,500,
नेट बुक वैल्यू 42650 सब निकाल लिया ना, तो ऑटोमेटिकली बताओ बेटा क्या मिल जाएगा, पीएफडी। तो सर पीएफडी का भी ओपनिंग मिल गया, बात समझ आ गई। जब मैंने कॉस्ट का भी ओपनिंग निकाल लिया, नेट बुक वैल्यू का भी ओपनिंग निकाल लिया, तो उसका डिफरेंस लेके मुझे क्या मिल गया, पीएफडी, वो भी निकाल लिया मैंने। सर जरा पीएफडी निकाल लीजिए। बैलेंस शीट में वो निकाल लेंगे अभी, पहले बताइए। 23 23,850 सर, ये इसका टोटल निकाल लिया मैंने, मेरी बात समझ आई। तो अब मेरे पास ओपनिंग कॉस्ट भी है, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू भी है, और ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है। आ गई बात समझ में, ये सब चीजें। क्वेश्चन कह रहा है मशीनरी का अकाउंट बनाइए, प्रोविजन का अकाउंट बनाइए, डिस्पोजल का अकाउंट बनाइए, तीनों चीजें बना के दिखाइए। अब सुने मेरा फिर वही बच्चों वाला सवाल, मैं कह रहा हूं ना, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस आ गए। 1 क्या कह रहा है, 1 ये कह रहा है मुझे हसन, क्या मशीनरी के अकाउंट में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की जरूरत है, नहीं, वो तो कॉस्ट का अकाउंट होता है। तो सर सबसे पहले जाते हैं सर किस अकाउंट के ऊपर, सबसे पहले जाते हैं सर एक मशीनरी का अकाउंट बनाने के लिए। सर मेरे साथ साथ मशीनरी का एक अकाउंट जरा डेवलप कीजिए। मैंने कहा सर आप बनाएंगे मशीन या मशीनरीज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट सर यहाँ पे आएगा। सर सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आपके पास ईयर क्या आएगा, 1995, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे सर, 1995। मेरा एक बहुत अहम सवाल, सर अहम सवाल ये है कि जनवरी की पहली तारीख को सर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का आएगा, 66,000 कितने का, 500 का, इसीलिए निकाला है। मेरी बात समझ में आई। उसके बाद सर मैंने एडिशन कितने की है, सर मैंने मशीन नंबर 16 खरीदी है 11,800 की, मगर मैंने उस मशीन का कुछ हिस्सा पे किया है, या कुछ हिस्सा पे किया या नहीं किया अभी तक, और कुछ एक्सचेंज किया है। तो जो मैं अज्यूम क्या कर रहा हूँ, मैंने भी पे नहीं किया, तो मैंने लिखा एफएन को, मैंने इतने का लिख दिया। अगर हम ये एग्जाम में नहीं लिखेंगे एफएन को या कुछ, या बैंक लिख देंगे, तुम कह रहे हो, नहीं हमारी अजम्पशन ये होती है जो चीज जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी अभी वो उधार है, हम कन्वेंशनल पॉलिसी पे चलते हैं। तो मार्क्स कट जाएंगे। हाँ कट जाएंगे, एफएन को ही लिखना है। सर अमाउंट इसका जो भी आएगा वो भी बताता हूँ क्या आएगा, लेकिन सर मैंने एक्सचेंज जो किया है वो कौन से अकाउंट के थ्रू किया है, सर डिस्पोजल, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका, जिसका नाम मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ सर, एक्सचेंज। सर जवाब दें कितने का एक्सचेंज किया मैंने, 4,000 का, तो इसका मतलब है 6,800 मैंने क्या किया, 6,800 या 7,800, 11,800 में से 7,800, सर 7,800 का सर मैंने क्या किया, उधार लिया है, यानी 7,800 मुझे भी देना बाकी है, तो ये 11,800 बन गया। सर इसका तो मैं निकाल लूंगा क्या, इसका निकाल लूंगा सर मैं टोटल। अब जवाब दीजिए सर। दूसरी तरफ मैं गया, दूसरी तरफ मैंने कहा सर मैंने इसी एसेट को डिस्पोज किया है, तो उसकी अपनी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है वो कहां से पता चलेगी। सर मैंने यहाँ के लिखा सर जो चीज मैंने डिस्पोज की है मशीन 11, उसकी असल कॉस्ट कितनी है, बोर्ड देखिए, उसकी असल कॉस्ट है 12,000, ऊपर 12,000 उसकी कॉस्ट है। तो सर मैंने 12,000 इसमें से माइनस कर दिया, तो सर अब जो मेरे पास एसेट बच जाएगा वो अब क्या होगा मेरे लिए, सर वो मेरे लिए होगा बैलेंस सीडी। सर जरा आंसर निकाल लीजिए इसका। आंसर निकालिएगा, मुझे बताइएगा। 66,300 सर, इसकी आपके पास क्या आ गई, फिर से बोलिए, मशीनरी का सीडी बैलेंस। गुड न्यूज ये है आत्मा, इसकी गुड न्यूज ये है, यर्ली पॉलिसी है। मैं देखो कितनी जल्दी करता हूँ ये क्वेश्चन, आप हैरान हो जाएंगे, मैंने ये इसमें टाइम लगाया आपको ये बोलने में, वरना मैं ये 1 मिनट में करता। मैं आपको हैरान कर रहा हूँ कि यर्ली वाला क्वेश्चन कितनी जल्दी हो सकता है। अब आप पेन ड्रॉप करें और मेरी कहानी सुनें। सर अगर मुझे इसका पीएफडी बनाना हो, तो सर वाकई क्या हम इसका पीएफडी 2-3 मिनट में बना सकते हैं, यस। सर मैंने कहा अगर मुझे पीएफडी बनाना हो तो पीएफडी अकाउंट में बस मुझे मेथड और पॉलिसी याद रखनी है। ईयरली है तो मैं ये अप्लाई कर दूंगा, ईयरली है तो, ईयरली है तो देखें क्या करें। सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए, बैलेंस बीडी। सर बैलेंस बीडी क्या आपने निकाल लिया, यस बताइए क्या निकाला आपने, कैलकुलेट किया पीएफडी ऊपर कितना है, 23,850 निकाल लिया सर। अगली चीज हमें क्या चाहिए होती है सर, आईएस चाहिए होती है, और एक चीज हमें क्या चाहिए होती है सर, डिस्पोजल चाहिए होती है ना सर। पहले डिस्पोजल, मैंने आपको हमेशा बोला है पहले क्या सॉल्व करो, डिस्पोजल, डिस्पोजल सॉल्व कर लेते हैं। जवाब दें जो चीज आपने बेची है उसकी कॉस्ट कितनी है, 12,000, उस पर अब तक नेटबुक वैल्यू कितनी चार्ज हुई हुई है, 5520 हुई भी है ना, नहीं नहीं 5520 नहीं 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 यही है 5520, 5520 सर, यहाँ मैंने लिखा 5520। जवाब दें क्या ये इसकी कॉस्ट है, यस। क्या ये इसकी नेटबुक वैल्यू है, यस। तो जवाब दीजिए मुझे इससे क्या मिलेगा, पीएफडी। सर पीएफडी निकालिए जरा, इसका क्या बन रहा है।
सर इसका आंसर बन रहा है 6480। तो सर यहाँ मैंने क्या रख दिया 6480, कोई डार्ट वार्ट बनाया मैंने? नहीं ये तो मैंने इतनी बात करके लिखा है तो मुझे 50 सेकंड लगे, वरना मैं 10 सेकंड में कर देता ये काम। जो एसेट था उसकी कॉस्ट में से उसकी नेटबुक वैल्यू माइनस की, उसका पीएफडी मैंने यहाँ थ्रो कर दिया। कमाल देखो सर 66,300 पे बस जो भूल जाएगा ना हुसैन जैसा बच्चा भी, वो ये भूल जाएगा, फातिमा जैसे भूल जाएगी, वो ये भूल जाएगी कि सर इस पे स्क्रैप वैल्यू है 10%। बस यहाँ भूल जाएंगे सब, वो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर वो रेट। स्क्रैप वैल्यू है ना 66,300 का 10% आप डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। जवाब दे, अगर मैं इसका 10% डेप्रिशिएट नहीं कर सकता तो कितने परसेंट को डेप्रिशिएट कर सकता हूँ? 90% को। सर आप 66,300 को कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे? 90% से। क्वेश्चन कह रहा है इसकी लाइफ 5 इयर्स है, तो डिवाइडेड बाय उसको क्या कर देंगे 5। जो आंसर आएगा आपका, उस आंसर को आप ले जाके किस में फिक्स कर देंगे? उस आंसर को ले जाके आप इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे फिक्स कर देंगे। मेरी बात समझ में? करके देख ले आंसर क्या आ रहा है। 11934 सर आंसर आ गया, चेक कर लो, यही आंसर होगा, यही है सर। मैंने कोई डीआरटी नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, मैंने अपना टाइम बचाया। सर मैंने यहाँ के यहाँ लिखा, यहाँ क्या आएगा आपके पास? बैलेंस शीट। यहाँ लिखेंगे आप December 31, यहाँ लिखेंगे सर आप आगे December 31। 90% इसलिए लिया क्योंकि ये वो कॉस्ट है जिसपे डेप्रीसिएशन लगेगी। मान तो डायरेक्ट करते डिवाइडेड बाय 5, बस सीधा सीधा है, डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई बाय 20%। 5 का मतलब होता है 20%, वही निकालेंगे इसको। फातिमा समझ में आ गई ना बात? हाँ ना। डिस्पोजल नहीं समझ आया? डिस्पोजल समझे? सर मैंने कहा जो चीज़ मैंने बेची उसकी कॉस्ट कितनी है? 12,000 आज तक की उसकी, यानी जब क्वेश्चन गिवन है तो उसकी ओपनिंग नेटबुक वैल्यू कितनी गिवन है सर? 5520। जिस साल बेचेंगे उस साल फातिमा डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, तो मैंने इसको आगे कुछ बढ़ाया ही नहीं। मैंने कहा जिस साल बेचेंगे उस साल जब डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगी तो नेटबुक वैल्यू भी सेम रहेगी ना। जिस साल बेचूंगा उस साल कॉस्ट को तो कॉस्ट रहने दूंगा, वो तो रहता ही कॉस्ट है। नेटबुक वैल्यू कब चेंज होती है? जब डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। जैसे जैसे डेप्रीसिएशन चार्ज होता जाता है नेटबुक वैल्यू क्या होती जाती है? कम। अब आखिरी साल में जब मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा ही नहीं तो नेटबुक वैल्यू यही फिक्स हो जाएगी ना। तो इसका आंसर मैंने जब डिवाइड माइनस करके निकाला तो 6480 आया, आ गया। तो ये जो 6480 है ये मेरा प्रोविजन है। अब मैं एक ग्रेट न्यूज बताऊं आपको, ये मैं सिर्फ ना अभी बता रहा हूँ आपको, शायद कॉलेज में, मैं किसी कॉलेज में भूल गया हूँ, मुझे उनको बताने में ना शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा। आ गया ना ये 6480 है ना 6480। अब मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, रिकॉर्डेड है ये, आपको मैं नहीं बता सकता था वर्कशीट के आंसर में। कितने साल तक मशीन 1 चल चुकी? बड़ा अच्छा पहली वाला क्वेश्चन है। कितने साल गुजर गए हैं उस एसेट को चलाते हुए जिसको आपने बेचा है? ये तो यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं निकाल सकता हूँ, आप भी निकाल सकते हैं। मैं बताऊँ कैसे? 12,000 का पहले निकालें कितना? 90%। पहले 12,000 का 90% कैलकुलेटर पे निकालें। 10,800 सर ये देखिए सर इसका आंसर आ गया 10,800। इसको डिवाइडेड बाय 5 कर दें, 2160 यहाँ देखें 2160 आ गया। अब सुने 6480 टोटल डेप्रीसिएशन इस मशीन की, इसको डिवाइड कर दूंगा 2160 से, आंसर चेक करें। सर एक बात बता, 90% से मल्टीप्लाई कर क्वेश्चन में बेटा पढ़ो ना गौर से, इधर चुप पढ़ाते हुए बोला था 10% उसकी स्क्रैप वैल्यू है। तो एक चीज 100 रुपए की खरीदी उसमें 10 रुपए स्क्रैप वैल्यू है, तो बाकी कितने रुपए? 90 रुपए डेप्रिशिएट होगा ना। तो मैंने 10% निकाल दिया तो 90 बच गया। तो मैंने उसकी कॉस्ट को 66,300 को 90% से मल्टीप्लाई किया। आ गई बात समझ में? कितने साल हो गए? 3 साल। सर 3 साल हो गए इस एसेट को, मैंने खुद निकाल लिया। आई बात समझ? हाँ मैथ है, मैंने खुद निकाल लिया सर। इसको 3 साल हो गए सर इसको डेप्रिशिएट होते होते, यानी मशीन नंबर 11 आपने आज से 3 साल पहले खरीदी थी, बस ये इसका चौथा साल है, चौथे साल में आप इसको बेच रहे हैं। ये ऐसा नहीं है फजूल में पढ़ाया आपको मैंने, ये सोल ट्रेडर की एडजस्टमेंट में बहुत आएगा कितने साल मशीन चल चुकी है, ये ऐसे पता लगता है। आप उसकी टोटल डेप्रीसिएशन को उसकी ईयरली डेप्रीसिएशन से डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आंसर आया। पीएफडी डिवाइडेड बाय, तो जैसे उन्होंने अभी 5 साल लिखा था, अगर इन्होंने परसेंटेज दी थी 5 साल की, हाँ तो मैं डिवाइडेड, मैं फिर मल्टीप्लाई बाय 20% करता। तुम इसको परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर लो ना, 5 ईयर्स को 1/5 कर दो तो 20% हो गया, तो आंसर वही आ रहा है सेम। कॉपी कर लें इसको सर, कॉपी करके इस बात को पहले अच्छी तरह डाइजेस्ट कर लें। असल में तो ये बात डाइजेस्ट करनी है आपको कि ये क्या बात की जा रही है। इसलिए नहीं आ रहा मुनीब क्योंकि बेटा पहली क्लास तो तुमने ली नहीं,
कल जो 2 दिन से क्लासें हो रही थी वो लोगे तो समझ में आएगी ना बात बेटा। अब आज क्लास जब ओवर होगी, आज इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी तो प्रीवियस वाले की भी होगी। मुनीब ज़रूर देखना बेटा, बात समझ में आई मुनीब? अभी देखो जो मैं काम कर रहा हूँ, प्रीवियस सारी चीज़ें देखना, तो मैं सब समझ में आएगा। 3 क्लासेस हैं पिछली, वो ज़रूर देखना। मैं डेप्रीसिएशन आज अपलोड कर दूंगा। सही है मुनीब? यस, नो, वॉट? थम्स अप। मुनीब इसका ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कितने नंबर का है? 15 से 30। 15 से 30 सवाल 90। तो कॉस्टिंग भी तो होता है 30 मार्क्स। 30 कॉस्ट और 60 फाइनेंशियल। डिपेंड करता है आपकी मैथ कितनी अच्छी है। हाँ, मैथ कितनी अच्छी है, आप कितने मेहनती खुद हैं। 200 सवाल मिलेंगे तो आप 200 करेंगे, बस इस बात पर कॉस्टिंग डिपेंडेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आप उसमें कितनी मेहनत लगाते हैं। उसमें आप अगर साइंस बैकग्राउंड से आए हुए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप साइंस के हैं कॉमर्स के। वो एक ऐसी अकाउंटिंग है जो बिल्कुल बेस से स्टार्ट होती है, होने जा रही है। मंडे ट्यूसडे को शायद मैं आप कॉस्ट कर दूंगा और फ्राइडे सैटरडे को मैं आपकी फाइनेंशियल कर दूंगा। कुछ मैं ऐसे डिवाइड करने वाला हूँ डेज को। तो आप 2 दिन कॉस्ट भी साथ साथ पढ़ेंगे और फिर फाइनेंशियल भी साथ साथ पढ़ेंगे। मेरा एरिया खत्म हो रहा है डेप्रिसिएशन का, बस मुझे उसके बाद तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स ही पढ़ानी है। सोल ट्रेडर पढ़ाना है, पार्टनरशिप पढ़ानी है, फिर कंपनी पढ़ाना है। फिर तो ये टॉपिकल पे जाएगा ना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, सिर्फ इसी पे रह जाएगा क्वेश्चन। बात समझ आ रही है ना? सिलेबस अप्रैल में जाता है भाई, बहुत बड़ा कोर्स है। A2 का कोर्स फेब में ख़त्म हो जाएगा, हार्डली क्या तो मार्च में ख़त्म हो जाएगा। एस का कोर्स नहीं हो सकता। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है पूरी, आराम आराम से पढ़ाऊंगा। मेजॉरिटी काम कॉस्ट अकाउंटिंग का मैं खुद क्लास में कराऊंगा आपको। सही है, चलें जी आगे बढ़ते हैं सर। अब डिस्पोजल की बात करते हैं। डिस्पोजल पे ना सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सुने सर। मई में और जून में सर, यहाँ लिखा हुआ है सर आपके पास डिस्पोजल, यहाँ आ गया सर। अब डिस्पोजल की बात करें तो सर डिस्पोजल में सबसे पहले आपने ये देखना है आपने कौन सी मशीनरी को ना बेचा। सर मैंने 1995 के अंदर जिस मशीन को बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी? 12,000। उसका पीएफडी कितना था सर? कितना पीएफडी निकाला था अभी आपने? 6 नहीं निकला था ना, तो अब निकाल सकते हैं। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 90% डिवाइडेड बाय कितना? 5। ऐसा ना, 3 साल तो अभी आपने बताया ना चल चुका है, वैसे निकाल चुके हैं हम। मैं ऐसी तफरी करके आपको बता रहा हूँ कि निकल भी सकता है दोबारा। मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 3। चेक कर लें, यही आंसर आएगा। 12,000 इंटू 90% डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 साल चल चुकी है मशीन। क्या आंसर आ रहा है? यही है ना आंसर? पीछे देख लो, 6180। यही आंसर है आपका, पीछे चेक कर लो, 6180। सर ये आंसर आ गया आपके पास का पीएफडी अकाउंट सर। फिर सर उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर सर उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे आके बैंक। सर बैंक नहीं है, बैंक के बजाय आप यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? यहाँ लिखेंगे मशीनरी का अकाउंट है। सर मशीनरी अकाउंट क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है? फिर से बोलो, आपने क्या किया इसको? एक्सचेंज। 6480। 6480 है भाई, कैलकुलेट करो दोबारा से। 6480 आ रहा है आंसर। शायद 1 सुन लिया मैंने, मेरी गलती होगी। 6480 होगा। सही कह रहे हो ना भाई? 6480 है, ठीक है। सर मशीन की एक्सचेंज की वैल्यू आएगी। एक्सचेंज कितने की है सर आपने? 4,000 की। 4,000 लिख दिया मैंने। सर आपको लॉस हुआ है फायदा हुआ है? सर यहाँ लिखा मैंने आके आपको लॉस हुआ है। सर लॉस आपको कितने का हुआ है? यहाँ लिखेंगे आगे सर इनकम स्टेटमेंट में आपको लॉस हुआ है। लॉस हुआ है सर 1550 का शायद आपको लॉस हुआ है, चेक कर लें। 9,000? 9 नहीं, 4,000। 4,000 की एक्सचेंज की है ना? डन।
कैसे होगा? बैलेंस 12,000 इसका टोटल यहाँ है, 12,000 इसका टोटल यहाँ है। मैंने पहले इसमें से इसको माइनस किया, फिर इसको माइनस किया, तो ये लॉस बैलेंसिंग फिगर है। नहीं आ रही? पहले तो एक काम करो ना, दोबारा से मेरी बात सुनो। क्या गलती कर रहे हैं सब लोग? मैं इसीलिए चुप हूँ, यही तो आखिरी क्वेश्चन है, क्या गलती कर रहे हैं? सर हमने ट्रेड भी लिखी। लिखिए ट्रेड। यहाँ मशीनरी की ट्रेड कितने की हुई है? मशीनरी की ट्रेड हुई है सर आपकी कितने की? 4,000 की हुई है ना? जी। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं। तुम गलत कैलकुलेट करो, करो रिकैलकुलेट करो उसको। यहाँ मैंने लिखा ये एक्सचेंज है। 12,000 में से 6480 को माइनस करो, फिर 4,000 को माइनस करो, देखो क्या बचता है। यही आंसर है 1520। कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, बस यही फर्क है। 1550 नहीं है, 1520 आंसर है। क्यों आंसर है वजह बताऊं? यहाँ देखो नेटबुक वैल्यू कितने की है? 5520 है ना, और बेचा है 4,000 का। तो किसी चीज़ की नेटबुक वैल्यू है 5520 और आपने उसको 4,000 का बेचा हो, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 1520। वही आंसर है सर। ये आ गया आपके पास डिस्पोजल। अब उसने एक ट्विस्ट दिया आपको क्वेश्चन, इट्स इंपॉर्टेंट। घुमाना ना क्वेश्चन का बहुत जरूरी है। लास्ट पार्ट सर लिखा हुआ है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस इन शोन इफ द मशीनरी इज लाइक डेप्रिशिएटेड विद 40% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से इसे सॉल्व करता तो क्या होता। अब अली ना, मुझे आपसे ना वो वाली कारीगरी नहीं करवानी, मल्टीप्लाई बाय मतलब 1 साल 2 साल 3 साल निकाले आप। मुझे शॉर्टकट चाहिए, मुझे वक्त को बचाना है। वक्त को बचाने के लिए कल मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, सुने। असल जो इसके अंदर चीज छुपी हुई है ना इस क्वेश्चन में, वो ये सिखा रही है आपको। सुने देखें, वो ये कह रहा है कि आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बदल दिया ना। अगर मेथड बदल दूं तो पता है क्या होगा? मेथड बदलने से सर पूरे अकाउंट के सिर्फ एक चीज पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पे 12, हाँ यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे एक्सचेंज की वैल्यू वही 4,000 आएगी। जो चीज चेंज होने जा रही है ना सर आपके पास, वो चेंज होने जा रहा है सर आपके पास पीएफडी। अब इस पीएफडी को निकालने के लिए सुने, पीएफडी निकालना है। हमारे पास डायरेक्ट पीएफडी निकालने का कोई तरीका नहीं है दुनिया में। हाँ लेकिन ये तो पता है ना हमें कि 3 साल चल गई, चाहिए था ना 3 साल। अब तो अगर क्वेश्चन ये कहता 40% के हिसाब से बताओ, तो कहीं कहाँ लिखा है डेट कितनी है इसकी? ये तो पता है ना 3 साल तक डेप्रीशिएट करना है। कैसे पता है? वही पुराने वाले मेथड से हमने ईयर जैसे निकाले इसके। मेरी बात समझ में आई? वो जो पीछे हमने ईयर्स निकाले थे कि 3 साल ये मशीन चल गई, उसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसको अब क्या करूंगा, सुने। मैं इसको 12,000 को मल्टीप्लाई बाय, पहले अब नेट बुक वैल्यू निकालूंगा। पहले 12,000 को पहले किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 12,000 को मल्टीप्लाई करूंगा पहले किससे? 60% से। और अगर आप सर थोड़ी देर के लिए ये भी बात अज्यूम करें कि सर स्क्रैप वैल्यू भी इसमें इंक्लूडेड है, अगर फर्ज करें, अज्यूम करता हूं मैं, तो सर अज्यूम करें तो वो पूरी करते हैं कैलकुलेशन। 12,000 सही है, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट? 90%। मल्टीप्लाई बाय नेट बुक वैल्यू निकाल रहा हूं, डेप्रीसिएशन नहीं निकाल रहा। अगर डेप्रीसिएशन निकालना होता ना तो सुनो क्या करता। डेप्रीसिएशन निकालना होता तो पहले क्या निकालता? 40, फिर क्या निकालता? 60, फिर क्या निकालता? 60। 3 साल तक जाता। लेकिन अब क्या करूंगा? अब करूंगा 60 इंटू 60 इंटू 60। आ रही है बात समझ में? इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगी सर मेरी नेट बुक वैल्यू। निकालें सर नेट बुक वैल्यू। शॉर्टकट चाहिए हमें, बात को समझा? हमें शॉर्टकट चाहिए होता है। 12,000 का 90% निकाल के इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60% कर दीजिए, आंसर निकालिए। क्या आंसर आ रहा है सर? इसका आंसर आ गया आपके पास 2333। ये आंसर आ गया इसकी नेटबुक वैल्यू। सर जवाब दें, अगर किसी चीज की कॉस्ट 12,000 हो और उसकी नेटबुक वैल्यू 2333 हो, तो उसकी पीएफडी निकल सकती है सर? यस निकाल लें। 9667। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 9667। आ गई बात समझ में? सर अब जवाब दीजिए, क्या मुझे फायदा हो गया या मुझे नुकसान हो गया? सोच लो भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो कहीं? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं इसको तो समझ के जाएं। क्या निकाला हमने ऊपर? नेट बुक वैल्यू। ऊपर हमने क्या निकाला है? पीएफडी। 40 से करता तो डेप्रीसिएशन आता। क्या गलती कर रहा हूं मैं? क्या चीज गलत है इसके अंदर? क्या चीज मुझे चेंज करनी चाहिए? अच्छा अब जरा दिमाग लगाएं। ये देखो पहले तो मेरी बात सुनो यहाँ 10% का लिखा हुआ किधर है? कि अच्छा मैंने अज्यूम किया, मैंने कहा मैंने अज्यूम किया है कि स्क्रैप वैल्यू इंक्लूडेड है।
तो अगर स्क्रैप वैल्यू इंक्लूडेड है तो 12,000 का 90% निकाला पहले, उसका 60% निकाला तो पहले साल की नेट बुक वैल्यू आ गई, उसका 60% निकाला तो दूसरे साल की नेट बुक वैल्यू आ गई, उसका 60% निकाला तो तीसरे साल की नेट बुक वैल्यू आ गई। नेट बुक वैल्यू तो सही है। चेक करें क्या यही है नेट बुक वैल्यू 2333? तो दोबारा से चेक कर लो। 233.8 सही आ गया इसका आंसर? सही है सर, ये आंसर सही है। मैं बोल रहा हूँ सर आपसे, पहले अश्योरिटी कर लें, आपका दिमाग चलना चाहिए ना। मैं तो श्योर हूँ कि शायद सही है इन्फॉर्मेशन। सही है सर, सही है ये इन्फॉर्मेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन सही है। दोबारा बोलें। मैंने इसका 60% निकाला, पहला नेटबुक वैल्यू, फिर इसका निकाला, फिर क्या आ गया दूसरा नेटबुक वैल्यू, फिर तीसरे साल की नेटबुक वैल्यू, ये नेटबुक वैल्यू। करेक्ट है भाई। पहले ना आप 20% से डेप्रिशिएट कर रहे थे, अब आप 40% से डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आई? पहले डेप्रिसिएशन कम इसलिए थी क्योंकि 20% पे थी, अब डेप्रिसिएशन 40% पर है, तो ज्यादा होगी ना डेप्रिसिएशन। तो उस डेप्रिसिएशन का रिजल्ट ये निकला कि 9667 की 9667 की डेप्रिसिएशन हो गई। मेरी बात समझ आई? तो मैंने सर ये वैल्यू यहाँ रखी। अब जवाब दे सर मुझे इनकम स्टेटमेंट में गेन हुआ या लॉस हुआ? सर मुझे इसमें गेन हो जाएगा। सर मैंने इन दोनों को प्लस किया तो आंसर कितना आया मेरा सर? 13,667। यहाँ लिखूंगा 667, यहाँ लिखूंगा सर मैं इसके अंदर 13,667, यहाँ भी लिखूंगा 13,667, और यहाँ उसकी वैल्यू चेक करें कितनी आ रही है, 1667। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहता हूँ सर, मैं कहता हूँ कि स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर कर दो। हाँ बोले। जैसे कि हमने निकाली सर, उधर हमें कैसे पता चले 20% पे करनी? मतलब तो सर उसने ईयर्स दिए हुए हैं खाली। कहाँ पे? कहाँ नहीं दिए ईयर्स? कहाँ दिए ईयर्स? सर नहीं, आपने बोला हम पहले 20% पे कर रहे थे। हाँ सर तो इधर तो उसने खाली ये लिखा 5 years यूजिंग, सर उसने तो कहीं नहीं लिखा कि 20% पे हम डेप्रिसिएट। अरे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 हुसैन, इससे निकाल रहा हूँ 20% खुद से, परसेंटेज मैं कर रहा हूँ। अब थोड़ी देर के लिए सर 1 मिनट सुनिएगा, कमाल की बात सुनिएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रैप वैल्यू इग्नोर करके करूँ तो क्या होगा, चेक करते हैं। नेटबुक वैल्यू फिर निकालते हैं, लेकिन अब नेटबुक वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 60%, मल्टीप्लाई बाय कितना? 60%, फिर मल्टीप्लाई बाय कितना? 60%। आंसर निकालिए। 12,000 0.6 सबसे मल्टीप्लाई कर दें, आंसर बताइए। 2592। तो इसका मतलब है 12,000 में से आप 2592 को माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? तब भी आपको सर गेन हो सर। लेकिन आपने ये दो कंडीशंस क्यों बना के दिखाई? मैंने आपसे कहा अगर स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करना पड़े तो ये करना, नहीं कर सर एग्जाम में इस तरह कंफ्यूजिंग होगा नहीं, वहाँ क्लियर होगा कि आप स्क्रैप वैल्यू को यहाँ कंसिडर करें या ना करें। मेरी बात समझ में? वहाँ नहीं होगा ऐसा, और वहाँ ऐसा नहीं होगा कि आप चलते चलते क्वेश्चन को एकदम से दूसरे मेथड पे स्विच करेंगे, तो आपकी टेक्निकलिटीज के लिए समझाया जाए। अच्छा सर, अब यहाँ से जो है ना आपका दोबारा से कल जब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होगा वो बिल्कुल बच्चों के स्टाइल से स्टार्ट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इस तरह डिजाइन हुए हैं कि वो आपको ये समझाएंगे कि डेप्रिसिएशन आप क्यों करते हैं, अच्छी सी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, लाइसेंसिंग कॉस्ट क्या होती है। हम इन सब पे बात करने जा रहे हैं कल। तो आज की क्लास तक आपने एक अच्छा काम कर लिया। अब दोबारा मुझे बताओ, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ईयरली पॉलिसी हो और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ईयरली पॉलिसी हो तो डीआरटी बनाने की जरूरत होती है? नहीं। डीआरटी बनाने की जरूरत कब होती है? जब मंथली पॉलिसी हो। और मंथली पॉलिसी में भी कब बनाने की जरूरत होती है? जब इन्फॉर्मेशन कहां से गिवन हो? मिडिल ऑफ द ईयर से गिवन हो। बस बेटा आ रहा है डेप्रिसिएशन आप लोगों को। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।